वर्मा क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम 11 क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले आज हम सेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए सेट, और ये सेट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को, और जिस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे आपका 11th क्लास में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले सेट समझिए। हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, कलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि ए पैक ऑफ कार्ड, मतलब कार्ड का जो पत्ता होता है देखते हैं 52 पत्ता होता है। ए क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का भीड़, मतलब डे टू डे लाइफ में कलेक्शन की जब बात करते हैं तो कलेक्शन इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपुल और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स। किसी भी हम मतलब ग्रुप के बारे में, यानी कि मोर देन, जहाँ पे एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 मतलब ज्यादा समूह हो, या तो वो आपका कोई पार्टिकुलर थिंग हो या कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई पार्टिकुलर एनिमल हो या कोई पार्टिकुलर बोल सकते हैं कि आदमियों का झुंड हो, तो कलेक्शन की बात करते हैं। उसी प्रकार जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर, आपका रियल नंबर, आपका इंटीजर, आपका नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, आपका को प्राइम नंबर, तो एक तरह का ये भी क्या है, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब यहाँ पे जब कलेक्शन की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है एक ही तरह के चीजों का समूह, वो कलेक्शन कहलाता है। तो कलेक्शन मैथ में बात करें या फिर डे टू डे लाइफ में बात करें तो कलेक्शन मतलब ही हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, किसी भी चीज का ग्रुप मतलब कलेक्शन, कलेक्ट होगा वो। तो ये है, ध्यान समझते हैं। डे टू डे लाइफ में हम बोल सकते हैं आपका कि पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड मतलब ताश का पत्ता का टोटल। आपको पता होगा एक ताश में कितना पत्ती रहता है, टोटल 52 पत्ती रहता है, तो उसको पैक ऑफ कार्ड बोलते हैं। क्राउड ऑफ पीपुल भी हो सकता है, ये भी कलेक्शन है एक तरह से, लोगों का झुंड जो है, भीड़, लोगों का भीड़। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। किसी भी से क्राउड हो सकता है, क्राउड ऑफ एनिमल हो सकता है, क्राउड ऑफ बीज हो, किसी भी चीज का क्राउड हो सकता है, तो क्राउड ऑफ पीपुल। उसी तरह हम बोल सकते हैं, यदि मैथमेटिक्स की दृष्टि से बात करें, मैथ का दृष्टि से बात करें तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो सकता है होल नंबर, होल नंबर इसको क्या कहते हैं, होल नंबर आपका पूर्ण संख्या। उसी तरह इंटीजर जिसको कहते हैं पूर्णांक, आपको इंग्लिश में आना चाहिए क्योंकि आपको 11 क्लास में आ गए हैं। अब हिंदी से वैसे भी कहीं आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैथ, आप हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है मैथ, लेकिन मैथ में आप जो प्राकृतिक संख्या लिखते थे, अब आपको नेचुरल नंबर याद रखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या लिखते थे तो आपको होल नंबर याद रखना पड़ेगा। इंटीजर यदि लिख रहे हैं यानी कि इसका मतलब होता है पूर्णांक। यदि आप रियल नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ आपका वास्तविक संख्या। आपको याद रहना चाहिए ये सब। यदि आप रैशनल नंबर लिख रहे हैं तो ये आपका परिमेय संख्या। यदि आप इरेशनल नंबर लिख रहे हैं तो ये आपका अपरिमेय संख्या। तो कुछ आपको जो भी वर्ड है, जो भी इंग्लिश में है, या हिंदी वाला आप पढ़े होंगे 10 क्लास तक, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं
तो आप यही पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। लेकिन अब आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम से है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान चीज है। सेट में हम इसी चीज का डील करेंगे, इसी चीज को हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब कलेक्शन तो है, कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट इन ए क्लास, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। तो मतलब कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। कलेक्शन मतलब ग्रुप बना देना। लेकिन क्या हर कलेक्शन को सेट कहेंगे? नहीं, हर कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। सेट किसको कहेंगे? सेट का मतलब होता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका कहलाएगा सेट। सेट उसको कहते हैं जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अच्छी तरह से डिफाइंड हो। मतलब डिफाइन करना, मतलब किसी को एक तरह से बोल सकते हैं आप, मतलब डिस्क्राइब कर देना उसको, मतलब जिसके बारे में सबको पता है वो चीज होना चाहिए। मतलब यदि हम उस नजरिए से किसी को देख रहे हैं, कोई दूसरा भी उस व्यक्ति को कुछ अलग नजरिए से देख रहा है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि राम एक अच्छा लड़का है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए राम अच्छा लड़का है तो किसी दूसरे के लिए अच्छा लड़का हो। तो यानी कि बोल सकते हैं जो अच्छी तरह से परिभाषित हो। हिंदी में वर्ड यदि बोलना चाहें तो, हिंदी मीडियम वाले हैं बहुत कोई, तो उसको दिक्कत होता है समझने में स्टार्टिंग में। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो पूरी तरह से परिभाषित हो, उसी को कहेंगे हम सेट्स। सबको सेट हम नहीं कहेंगे। पूरी तरह से परिभाषित हो, फिर से समझ, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ऑल डेज ऑफ ए वीक मतलब कि एक वीक, एक सप्ताह के सभी दिन। अब हमको पता है सप्ताह में हम बोले या कोई दूसरा लड़का बोले या कोई दूसरा व्यक्ति बोले, आपको ही पता है सप्ताह में होगा संडे, होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सब जो है ये पूरी तरह से परिभाषित है, सबके लिए वेल डिफाइंड है। मतलब इसमें कोई तरह से ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संडे है तो किसी के लिए संडे नहीं आएगा, नहीं। तो जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो उसी को हम सेट के कैटेगरी में डालेंगे, सबको सेट कैटेगरी में नहीं डालेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक कलेक्शन, मान लीजिए ये लिखा है, एक कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल बाय प्रेमचंद। मान लीजिए लिखा है कि एक कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल बाय प्रेमचंद, मतलब एक कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल, अच्छे उपन्यास का जो कलेक्शन है, नॉवेल उपन्यास को कहते हैं प्रेमचंद के द्वारा। तो अब देखिए मेरे लिए, मान लीजिए मेरे लिए स्पेशली हम बताते हैं प्रेमचंद का जो लिखा हुआ गोदाम मुझे पसंद है, तो किसी को पसंद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब कोई वर्ड आ जाए, जैसे गुड आ जाए, बेस्ट आ जाए, इंटरेस्टिंग आ जाए, मतलब ऐसा वर्ड जो किसी का एक्सप्रेशन, भाव को बता रहे कि वो अच्छा उसको लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस तरह का वर्ड यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वह उसको, मतलब उस सेंटेंस में जो भी चीज पूछा गया है, जिस भी कलेक्शन का जिक्र हो रहा है, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सेट नहीं है। सेट होने का सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज सेट तभी होगा
जब वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो। यदि वेल डिफाइंड है तो हम उसको सेट कह सकते हैं, यदि वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आपको सेट समझ में आएगा। सेट्स क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अच्छी तरह से परिभाषित हो, जिस तरह ऑल डेज ऑफ ए वीक। कोई भी बता सकता है कि ऑल डेज ऑफ ए वीक क्या है? अब मान लीजिए हम पूछ दे कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो नेचुरल नंबर लेस देन 10 पूछ रहा है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लेस देन 10, 10 से कम। आपको भी पता है 10 से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये क्या है? ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। कोई भी बोल सकता है कि नेचुरल नंबर यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि वैसा चीज जो मेरे लिए भी वही हो, दूसरे के लिए वही हो। तो यदि सबके लिए सेम चीज हो, मतलब जो डिफाइंड हो अच्छी तरह से, तब हम उसको सेट्स कहेंगे, अदरवाइज उसको सेट्स नहीं कहेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। जब एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या हमको सीखना है इस चैप्टर में। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए उपलब्ध है, आप पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ नोटेशन है जो हमको याद रखना है। ये नोटेशन बहुत ही ज़्यादा कारगर, बोलिए, आपके जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें उपयोगी होगा। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और नेचुरल नंबर्स को एन से लिखते हैं। ये आपको याद रखना है, कैपिटल एन से लिखते हैं। मान लीजिए कहीं रियल नंबर है, इसको आप आर से लिखिएगा। मान लीजिए कहीं इंटीजर है, इसको हम जेड से लिखेंगे। मान लीजिए कहीं आपका होल नंबर है, तो इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, तो इसको हम क्यू से लिखते हैं। मान लीजिए इमेजिनरी नंबर, इसको हम आई से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर को जेड है, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस। मान लीजिए नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको जेड माइनस। मान लीजिए होल नंबर, ये रैशनल नंबर जो मेरा पॉजिटिव है तो क्यू प्लस, रैशनल नंबर नेगेटिव है तो क्यू माइनस। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए है जो पहली बार इंग्लिश से मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ तो आपको इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, एन से लिखेंगे। रियल नंबर मतलब आपका वास्तविक संख्या, आर से लिखेंगे। इंटीजर मतलब आपका पूर्णांक, जेड से लिखेंगे। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, डब्ल्यू से लिखेंगे। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, क्यू से लिखेंगे। इमेजिनरी नंबर मतलब आपका काल्पनिक संख्या, इसको आई से लिखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से लिखेंगे। नेगेटिव इंटीजर जेड माइनस से लिखेंगे। तो ये सब डिनोशन है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब आगे समझते हैं और आगे समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या हमको जानना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का। आप वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है ही। बार बार एक ही चीज बोले, कमेंट सेक्शन है तो यूज कीजिए, नहीं रहता तो यूज कैसे करते? डायरेक्ट टू फेस तो मिल नहीं सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो सेट्स जो है, मेरा सेट के बारे में ध्यान सुनिए। जो सेट है इसको लिखने का जो तरीका होता है, इसका डिनोट करने का सेट को, ठीक है। सबसे पहले जो डिनोट होता है, ये कोई भी सेट है तो ये डिनोटेड बाय
ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। मतलब इसके अंदर कोई चीज है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये लिखते हैं। और सेट्स जो है, सेट्स इसको हम बोल सकते हैं कि सेट्स आर, मतलब कोई चीज का सेट है उसको रिटन इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, मान लीजिए कोई ए एक कोई सेट है, ये कैपिटल लेटर है, इसी से हम डिनोट करेंगे। मतलब एक तो ब्रैकेट से इसके अंदर में जो भी होगा, इसके अंदर में, इस सेट के अंदर में, ये पूरा सेट है, ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब सेट है। और इसके अंदर में रहता है मेरा एलिमेंट्स। मान लीजिए यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर सेट। ये है आपका। तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर में लिखा करते हैं और इसको डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हैं दोनों तरफ से। और ये जो द इनसाइड एलिमेंट्स जो भी रहेगा, ये इनसाइड एलिमेंट्स ये रहेगा, मैक्स ए कंप्लीट सेट्स। जिस तरह एक सिंपल एग्जांपल दे कि ए होल नंबर लेस देन 5। मान लीजिए इसको एक सबसे पहले हम जानें कि ये सेट है या नहीं। तो सेट है या नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो सेट जो वेल डिफाइंड हो, मतलब जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो, जो जिसको एक्सप्रेस हम कर सके और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तब उसको जाके हम सेट कहेंगे। और एक तरह से जिसको बोलते हैं ना वेल नोन चीज, ए होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, लेस देन 5 मतलब 5 से कम, पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, यही ना पूर्ण संख्या है जो 5 से कम है। तो यानी कि इतना ही पॉसिबल है, हम बोले या आप बोले, कोई भी बोले। तो यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही आंसर दीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, एकदम सिंपल है। तो इसको यदि हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए किसी ए से डिनोट कर देते हैं इसको, तो ब्रैकेट डालते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो अब ये सेट के फॉर्म में आ गया। अब जो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दीज आर दी एलिमेंट्स, इसको कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब एक तरह से सिंपल कह सकते हैं कि एलिमेंट्स मिल के कंबाइन करके एक पार्टिकुलर सेट का निर्माण करता है। तो ये समझ में आया होगा कि आप सेट्स, यदि ये दोनों ब्रैकेट है तब कह सकते हैं कि वो क्या है, एक पार्टिकुलर सेट है। सेट्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मान लीजिए जो भी सेट है, ए सेट है, जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और जो अंदर वाला है, 0, 1, 2 या अल्फाबेट यदि अंदर में रहता, मान लीजिए सपोज ये एलिमेंट रहता, तो एलिमेंट्स को जो है ना, एलिमेंट्स को लिखते हैं आपका स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में। सेट का नाम कैपिटल लेटर में, लेकिन इनसाइड द एलिमेंट जो भी रहेगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से अच्छे से देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, आप इसको पूरा देख के नोट्स बनाइए और फिर कोई बुक ले सकते हैं आप, RS अग्रवाल सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास NCERT है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई बुक नहीं है तो मैं आपको वो बुक PDF के फॉर्म में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं सेट चैप्टर को ही। अब इसमें समझना है हमको सेट्स में कि 2 टर्म है। देखिए एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं हम इस तरह, एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब यदि ये दिखाएगा कि किसी पार्टिकुलर चीज से वो बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग कर रहा है मतलब क्या? जैसे यू, आप यदि 11th क्लास में है तो मतलब यू बिलोंग्स टू 11th क्लास, आप 11th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए आप 11th क्लास में है तो आप बोल सकते हैं यू आर नॉट बिलोंग्स टू 9th क्लास, तो आप बिलोंग 9th क्लास से नहीं कर रहे हैं।
तो यदि बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कीजिए, एप्सिलॉन को काट दीजिए। इस तरह सिंबल रहेगा, इसको कह सकते हैं हम नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है। तो बहुत ही आसान है, यदि बिलोंग्स करे तो बिलोंग्स ये साइन दीजिएगा, बिलोंग्स नहीं करे तो ये साइन दीजिएगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि ये बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स क्या होता है। मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं, ए लेते हैं, ए कोई सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, और बोल दे क्वेश्चन दे नंबर 1 कि 1, ये डॉट डॉट दिया है, ये ए दिया है, ठीक है। दूसरा ये 2, यहाँ आपको डालना है, फिल करना है आइदर बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। 2 है, ये ए है, 3 है, ए है, 10 है, ए है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या जो एलिमेंट है, इधर वाला ये सब एलिमेंट है 1 2 3, और इधर वाला सब क्या है, सेट है, सेट का नाम है। अब यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या क्या इसमें, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है। एलिमेंट तो ये है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है। तो एक क्या इस ए में है, इस ए में एक है कहीं नहीं है, यानी कि एक ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। जिस तरह हम बोले ना कि हम अभी 11th क्लास में हैं, तो हम 11th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, हम 12th क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये तो 1 जो है इसमें तो कहीं आया नहीं, इसका मतलब 1 ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। 2 देखिए, 2 है इसमें कहीं, हाँ है, यानी कि 2 बिलोंग्स कर रहा है। 3 देखिए, 3 है, हाँ है, 3 भी बिलोंग्स कर रहा है। 10 देखिए, 10 कहीं है नहीं, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कौन बिलोंग्स कर रहा है, कौन बिलोंग नहीं कर रहा है किसी पार्टिकुलर सेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, और आगे क्या है कि सबसे पहले हम सेट्स जो होता है ना, सेट ये मेरा ये जो होता है 2 फॉर्म होता है, इसका 2 फॉर्म होता है। इसको लिखने 2 तरीका होता है। एक को कहते हैं आपका रोस्टर फॉर्म, और दूसरा कहा जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। एक आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान समझिए क्या होता है। रोस्टर फॉर्म मतलब होता है एक तरह से कि इसको बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म को हम बोल सकते हैं कि वेल डिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड होता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसको बोल सकते हैं हम वेल डिस्क्राइब्ड फॉर्म। और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये बोल सकते हैं हम ब्रीफ फॉर्म। इसको मतलब ये विस्तृत रूप है और ये इसका संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप। और ये आपका हो गया विस्तृत रूप। तो जब एग्जाम में बोल दे कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यदि रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं मतलब एक एक एलिमेंट को आप जिक्र कर रहे हैं, और यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं तो मतलब एक कम्युनिटी को एक ही चीज से डिनोट कर दे रहे हैं, और वो जो शॉर्ट ब्रीफ फॉर्म है उसमें सारा का सारा एलिमेंट छिपा हुआ है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे ध्यान से देखिए। यदि रोस्टर फॉर्म की हम बात करें तो मान लीजिए कि बोल दे कि ऑल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो आप यदि रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा इसको तो 1 2 3 4, ये चारों आ जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेकिन यदि यही बोल दे कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5
और यदि आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए रोस्टेड फॉर्म में तो हम एक्सप्लेन कर दिए, एक एक डिस्क्राइब कर दिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन यदि यहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म देता तो आप लिखते एक्स। एक्स मतलब ये नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, लेकिन हम इस शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल, मतलब एक्स एन से बिलोंग कर रहा है। और बोला लेस देन 5 यानी कि एक्स का जो मान होगा वो 5 से कम होगा। ये जो रूप होता है, ये जो रूप होता है इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, और ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। तो दोनों है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, एक रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे और कैसे हम रोस्टर फॉर्म को लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो एक एक चीज को आप जरूर नोट्स करें, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट किया कीजिए जो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मान लिया नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तीसरा है द कलेक्शन ऑफ all question paper in this chapter। चौथा है the collection of all difficult chapters in this book। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चारों क्वेश्चन को अच्छे से हम कवर करेंगे और ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जो दिया गया है इनमें से कौन सेट्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, यदि सेट है तो क्यों है। पहला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। तो जितना भी होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा जितना भी होल नंबर है,
तो 10 से छोटा होल नंबर क्या है? यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही है। यानी कि ये वेल नोन है, इट इज वेल नोन, इट इज वेल नोन फॉर एवरीवन। ये सबके लिए वेल नोन है, सब कोई जानता है इसको। तो हम बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर लेस देन, ये सेट है, ये सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब बोल रहे हैं कि गुड हॉकी प्लेयर, अच्छा हॉकी का खिलाड़ी इंडिया में। अब गुड हॉकी प्लेयर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई प्लेयर मेरे लिए अच्छा नहीं है, जैसे आप देखते हो क्रिकेट में कोई किसी को धोनी पसंद है, किसी को कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, तो वैसे ही हॉकी में भी किसी को अलग अलग प्लेयर पसंद होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जब गुड लग गया, गुड हॉकी प्लेयर, तो ये वेरी कर रहा है ना पर्सन टू पर्सन, तो ये वेल डिफाइंड है नहीं। यदि वेल डिफाइंड है नहीं, इसको हम सेट कह नहीं सकते हैं। तो दूसरा तो एग्जाम्पल सेट का नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन पेपर इन दिस चैप्टर। मान लीजिए इस चैप्टर में तो सबके लिए कोई भी यदि सेट पढ़ रहे हैं, सेट में कितना होगा? 100 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए 20 क्वेश्चन है, किसी के लिए 30 क्वेश्चन होगा उस चैप्टर में, नहीं। उस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है, यदि वो क्वेश्चन मेरे लिए उतना ही है तो उसके लिए वो उतना नहीं, कि वेरी नहीं कर रहा है, वो वेल नोन है सबके लिए। तो इसको हम भी क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है। अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। अब इस एक किताब है, उसमें डिफिकल्ट चैप्टर, अब मान लीजिए जो पढ़ने में तेज है उसके लिए वो चैप्टर आसान होगा, जो पढ़ने में पूरा कमजोर है वो चैप्टर उसके लिए बहुत टफ होगा। तो यानी कि डिफिकल्ट जो चैप्टर है, इट डिपेंड्स और इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेरी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सेट है, कौन सेट नहीं है। सेट इसको कहते हैं जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो, जहां पे कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई भी तरीका एम्बिग्युइटी नहीं हो, तो उसको हम सेट कहते हैं। और जहां पे हो जाए कि मेरे लिए कुछ अलग है, किसी और के लिए अलग है, इंटरेस्ट का बात आ जाए, तो यानी कि वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो समझ में आया होगा आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर, ये पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जितना हम पढ़े कॉन्सेप्ट उसी में भी क्वेश्चन करेंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 समझने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज हम समझेंगे अच्छे से, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ना आए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन है कि मान लीजिए लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट A in roster for। दूसरा है, fill in the blanks with approximate symbol belongs to और नॉट बिलोंग्स टू। जैसे नंबर 1 0 है, डॉट डॉट दिया है, दूसरा 10 है, ए दिया है, तीसरा 3 है, ए दिया है, और चौथा 6 है और ए है। तो देखिए सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बोल रहा है कि ए विद द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ए ऐसा सेट है जिसमें इवन हो और होल हो मतलब 0 से शुरू हो, इवन हो मतलब सम संख्या हो। इवन को यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं तो इवन मतलब होता है सम संख्या,
सम संख्या, होल नंबर होता है आपका पूर्ण संख्या, और नंबर तो आपको पता होगा। तो ए सेट है, मतलब एक सेट मतलब कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सम भी है और पूर्ण संख्या भी है, और लेस देन 10 से भी कम है। तो ए को रोस्टर फॉर्म है। तो ए क्या क्या हो सकता है आप ही सोचिए। यदि होल नंबर है मतलब 0 से शुरू होगा, और 0 भी सम संख्या है, तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा लेस देन 10। तो या क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है। तो यानी कि ए का वैल्यू है। अब जो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? एलिमेंट्स है ना। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा मेरा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बोल सकते हैं कि कौन बिलोंग कर रहा है, कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप देखिए जो जो है ये सारा ए से बिलोंग कर रहा है, और इसमें जो जो नहीं रहेगा वो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे पहला 0, क्या 0 है इसमें कहीं? हाँ है, यानी कि बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स का चिन्ह दे दीजिए। दूसरा 10 है कहीं? नहीं, तो इसको नॉट बिलोंग कर दीजिए। तीसरा 3 है कहीं? नहीं, इसको नॉट बिलोंग कर दीजिए। चौथा 6 है, हाँ, इसको बिलोंग्स कर दीजिए। तो ये बहुत ही आसान था, आपको पता करना था कि कौन बिलोंग्स हो रहा है और कौन बिलोंग्स नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, जितना भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट दिया है उसी से मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। फिर हम और जैसे से कॉन्सेप्ट बढ़ाते जाएंगे और हम टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 समझने जा रहे हैं। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइए और समझने का अच्छा से प्रयास कीजिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि राइट द following sets in roster form। नंबर 1 ए जो है x है, और x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है, और 30x 36 ये दिया हुआ है। दूसरा b है, x है, x इज एन, इस बार इंटीजर है, और x का वैल्यू -4 से लेकर 6 तक है। तीसरा x है, x इज ए 2 डिजिट number such that sum of its digit is 9। ध्यान समझने की कोशिश करेंगे तीनों क्वेश्चन को। यदि आप 3 क्वेश्चन समझ गए तो इससे इस तरह जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। क्या है इसको? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कि जो पूरी तरह से डिस्क्राइब, मतलब एक एक एलिमेंट को आपको लिखना है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म एक तरह से बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए को लिखना है, ए के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा वो आपको ढूंढना है। तो x बोल रहा है, x सच दैट, x का मतलब क्या है? x से नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब हम समझ गए कि x प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा इसका मतलब 1 2 3 इस तरह जाएगा, 1 से शुरू होगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये 30 से तो बड़ा है और बराबर है। ये देखिए 30 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x का जो वैल्यू है वो 30 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन 36 से छोटा है। तो 30 से बड़ा 36 से छोटा कौन कौन है? 30 भी है क्योंकि बराबर भी लेना, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35। 36 में नहीं ले सकते ना, क्योंकि 36 से छोटा नहीं होता है। तो बन गया एक नंबर, बहुत सिंपल था। दूसरा देखिए,
बी, इसमें क्या बोल रहा है आपका कि x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है। x इंटीजर मतलब इंटीजर को हम जानते ही हैं, इसको पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। और बोल रहा है कि ये -4 से ग्रेटर है लेकिन 6 से छोटा है। तो -4 से ग्रेटर कौन होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है। और लास्ट आपका 3 में क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि x 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर देखिए स्टार्ट होता है 10 से, स्टार्ट किससे होगा? 10 से और अंत होगा 99, तो इसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर आता है, स्टार्ट होता है 100 से, खत्म होता है 999 में। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। x 2 डिजिट नंबर सच डेट सम मतलब दोनों को जोड़ेंगे इस तरह 1 + 0 जोड़े कितना आएगा? 1 आया। 9 + 9 जोड़े 18, मतलब सम दोनों का डिजिट का जो सम है वो 9 आना चाहिए। तो बताइए ऐसा कौन कौन नंबर पॉसिबल है? तो स्टार्ट करते हैं। सम 9 आएगा, तो सम 9 कैसे आएगा? यदि 1 8 18 हो तो सम 9 आएगा, जरूर आएगा। 1 और 8 18। दूसरा 27 हो तो भी आएगा। तीसरा 27 के बाद आपका 36 हो तो भी आएगा 18। फिर आपका 36 तो है ही, 45 हो तो आएगा। सम आपका 9 आएगा और 2 डिजिट नंबर है। फिर आपका 54 आएगा, उल्टा कर दीजिए। 63 आएगा, 72 आएगा, 81 आएगा। मतलब इतना ऐसा नंबर है जो जिस 2 डिजिट नंबर है, सारा 2 डिजिट नंबर है, सही बात है, 2 डिजिट का नंबर है। और उसके बाद दोनों को जोड़ते हैं 8 1 और 8 9 2 7 9 3 6 9 4 5 9 5 4 9, सब ये 9 आ रहा है। तो ये था कि रोस्टर फॉर्म में लिखना था। रोस्टर फॉर्म मतलब जो पूरी तरह से डिस्क्राइब फॉर्म है उसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सीखने का प्रयास करते हैं। हर टाइप का मैं सवाल आपको कराऊंगा, अच्छे से आप वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए हर क्वेश्चन को और ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी किताब है उससे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये अभी तक मैंने 3 तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं और चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। चौथा क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी, कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट, सारा एलिमेंट का लिस्ट करना है। एलिमेंट्स ऑफ each of the sets given below। जो भी दिया रहेगा वो सेट का एलिमेंट आपको लिस्ट करना है। पहला है x such that x बराबर 2n, n belongs to n and n less than 5, ये पहला नंबर। दूसरा है आपका b x such that x बराबर 2n plus 1, n belongs to w and n लेस देन 5। तीसरा आपका x, तीसरा c बराबर x सच डेट x बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 6। ध्यान समझते हैं कैसे बनाएंगे। ये भी वही है, पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 3 का ही वर्जन है, लेकिन इस बार रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखा है। पिछला वाला क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और आपको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। तो पहला लेते हैं ए नंबर, क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक्स, ये जो बोल रहा है ना इसी को आपको लिखना है। यहाँ जो बोल रहा है इसके बाद वो आपका है कि इस ई एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये एक्स है, मतलब ये एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। बोल रहा है कि एक्स बराबर 2n है,
x का मान कब आएगा, जब 2n का कुछ वैल्यू बैठाएंगे और n का जो वैल्यू बैठेगा 2 से गुना होगा तब ना x का मान आएगा। और n मतलब ये छोटा n पूरा नेचुरल नंबर है, कैपिटल N मैंने आपको बताया कि कैपिटल N नेचुरल नंबर को लिखते हैं मतलब प्राकृतिक संख्या। तो ये छोटका n प्राकृतिक संख्या का ग्रुप से है, मतलब ये 1 से शुरू होने वाला से है। और उसके बाद बोल रहा है कि n का मान 5 से कम होना चाहिए। तो ये जो स्मॉल n है इसका तो वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है इस n का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, n बोला नेचुरल नंबर, सही बात है, नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू हुआ, 1 से शुरू कर दिए। अब n लेस देन इक्वल टू 5, मतलब n 5 या 5 से छोटा होगा, तो 5 या 5 छोटा तो यही ना आएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ n का मान यदि 1 रखते हैं तो ये पूरा 2 आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ x का मान हमको निकालना है, n का मान नहीं निकालना है। तो n का मान 1 रखिए, 1 तो 2 गुना 1 2, x का मान 2 यानी कि पहला 2। n का मान जब 2 रखते हैं, 2 रखिए, 2 दूनी 4, x का मान 4। n का मान 3 रखते हैं, 2 तिया 6, x का मान 6। 4 रखते हैं तो 8 और ये 10। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं बी नंबर देखिए ध्यान से, पूरा x, सही बात है, x का मान निकालना। और x का मान कैसे आएगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, मतलब n का मान यदि आपको पता चलेगा तो n का वैल्यू पुट कीजिए, ये पूरा सॉल्व कीजिए, तब x का मान आएगा। यहाँ पढ़ते हैं, ये देखते हैं, w बताएं होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, और n लेस देन 5 मतलब 5 से कम, तो 0 शुरू हो, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इतना होगा ये। अब यदि 0 रखते हैं n का मान, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो 2 गुना 0 0 हो गया, प्लस 1 यानी कि 1 आया। n का मान 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखिए, 2 गुना 1 2 होगा, 2 और 1 3 हो गया। n का मान 2 रखिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। 3 रखिए, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। 4 रखिए, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। 5 रखिए, 5 दूनी 10 1 11 हो गया। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। एक लास्ट देख लेते हैं सी। इसमें क्या बोल रहा है कि x बराबर 1/n, मतलब पहले n का मान निकालिए। n नेचुरल नंबर है, सही बात है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो 6 तक खत्म हो, मतलब 1 2 3 4 5 6, n का वैल्यू यही ना होगा। तो जब n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1/1 1 ही आएगा। 2 रखते हैं तो 1/2, 3 रखते हैं 1/3, 4 रखिए 1/4, 1/5 और 1/6। फाइनली ये आपका आ गया। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 4 था। अब हम अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। चलिए आप लोग भी लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करेंगे। इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला a बराबर 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49 पहला है। दूसरा है b आपका 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 और 7/50 ये है आपका। और एक और ले लेते हैं, तीसरा सी है आपका 53, 59, 53 हो गया, 59, 61, 67, 71, 73, 79।
चलिए इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये इतना डिस्क्राइब है, इसको हम छोटा संक्षिप्त फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि क्या ऐसा लिखा जाए कि एक साथ सारा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं, नीचे में तो 1 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, मतलब सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला इस तरह 1/1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह इसको सिंपल में नहीं लिख सकते, 1/n का स्क्वायर, 1/n स्क्वायर है। n का वैल्यू ही चेंज हुआ है ना, n का वैल्यू कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, कभी 4 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 6, कभी 7, इतना तक, और 7 तक ही गया है। तो इसको यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला जैसे हम बनाए थे, x लिखिए, x का वैल्यू हमको निकालना है, सच दैट x बराबर क्या आ रहा है, 1/n स्क्वायर आ रहा है ना। अब देखिए n का वैल्यू, यदि n का वैल्यू हम 1 2 3 बैठाएं, यानी कि n स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। लेकिन अब n का वैल्यू क्या हो सकता है, तो n तो पहले डाल दिए कि नेचुरल नंबर होगा भाई, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ भी 1 से शुरू हुआ, 2 3 4, और कहाँ तक गया, 7 तक गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n लेस देन 8 से कम है, या ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं कि n ग्रेटर देन लेस देन लेस देन एंड इक्वल टू 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिखिए, या फिर इसको n लेस देन 8 भी लिखिए, बात एक ही है। तो ये आपका जो आया, ये जो पूरा आया, ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। x का वैल्यू, अब पिछला क्वेश्चन यदि आप अच्छे से देखे होंगे तो इस फॉर्म में था, इस फॉर्म बदलना था। इस क्वेश्चन में क्या, इस फॉर्म में आपको इस फॉर्म बदलना है। तो इस फॉर्म में तभी आप बदल पाइएगा जब आपको रिलेशन पता चले कि आखिर हो क्या रहा है सब में। हमको दिमाग में आया, जैसे देखे सबको एक एक को, कि यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है। तो हमको ये समझ में आया कि नहीं, सबका नीचे में स्क्वायर हो रहा है, तो 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। n का मान नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 से शुरू है और कहाँ तक गया, 7 या उससे कम, या फिर 8 से कम, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को, क्वेश्चन नंबर 2 बी वाला का लॉजिक को समझते हैं। ध्यान देखिए, ये 1/2 है, फिर 2/5 है, ये 3/10 है। यदि ध्यान से देख रहे हो इसको, तो ये दिख रहा हो कि ये 1 है और 1 + 1 हो गया, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर + 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 1, ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर + 1 हो गया, 3 × 9 और 1 10। उसी तरह आप देखिए 4/17 है, तो 4 का स्क्वायर + 1 हो गया। तो इस फॉर्म में हो रहा है। तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ 1 का स्क्वायर पहले हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, और ऊपर में 1 2 3 4 आ रहा है। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर में n है, नीचे में n का स्क्वायर, और सब में 1 जुड़ रहा है। ध्यान देखिए, 1 था n, नीचे में 1 का स्क्वायर है ना, n स्क्वायर, और 1 तो जुड़ का 1, ये वाला सब में फॉलो हो रहा है। आप देखिए इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें n का मान 2 रखिए, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर + 1 उसमें भी आएगा। तो एक तरह से इसी को ही एक्सपेंड करके सब लिखा गया था। तो हम एक्चुअल, मेरा x का वैल्यू पता चल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू पता करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में b को ऐसे लिख सकते हैं कि x है, सच दैट x बराबर क्या होगा, n/n² + 1। अब n किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हुआ था इसमें भी, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही बात है। कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, तो इसको लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल टू 7। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से आप 1-2 क्वेश्चन को देखिएगा, खुद प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा लगभग। चलिए लास्ट वाला 3 का C देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो फिर से देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो है तो आप बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और इसमें लॉजिक देखिए, इसमें तो सिंपल देखे समझ रहा है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, ये सब क्या है, इसमें तो अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है।
तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको सी क्या एक्स, एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू है और एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है तो x यदि प्राइम नंबर है तो x का वैल्यू किससे किससे बीच है, तो x जो बिलोंग हो रहा है, x बिलोंग किससे किससे बीच हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि x जो है वो 52 से बड़ा था, 52 से बड़ा था और 80 से छोटा था, यही ना है। तो आप इसको भी आसान तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 52 और ये आपका 52 से 80 या आप 50 से भी 80 लिखिए, बात बराबर होगा, किसी भी तरह लिखिए, कोई भी चीज है इसमें आप देख, लेकिन आपको रहना चाहिए कि नहीं ये जो रेंज ले रहे हैं क्या उसी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा 5 क्वेश्चन। हम अब अगले पड़ाव की ओर जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे, 6 समझने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि कभी भी आप देखिए कॉपी पेन में अपने नोट्स में, तो आपको समझ में आए कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि मैच करना है, इस पर मैच ईच ऑफ सेट्स on the left described in the roster from with the same sets on right described इन द सेट बिल्डर। लेफ्ट तरफ में रोस्टर लिखा है, राइट में सेट बिल्डर लिखा है, आपको मैच करना है। कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम 2 है। कॉलम 1 में क्या है, -5,5 है पहला नंबर। इसमें है आपका कि x बिलोंग्स टू z एंड x² लेस देन 16। दूसरा आपका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। इसमें आपका x है, x बिलोंग्स टू z एंड x² बराबर x है, सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और तीसरा देखिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और इसमें बोल रहा है आपका कि x बिलोंग्स टू z एंड x² इक्वल टू 25। चौथा है PRINCAL और बोल रहा है इसमें कि x बिलोंग्स टू natural number and x is a factor of 18। एक लास्ट है, ये 1 है, ऐसे बोल रहा है x is a letter in the word प्रिंसिपल। तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जितना अभी तक हम पढ़े उसमें सबसे अंतिम क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच करना है, मिलाना है। एक तरफ आपका दिया है रोस्टर फॉर्म, इधर है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ ध्यान देखिए -5 और 5 के बारे में जिक्र किया गया है, तो ध्यान देते हैं। पहला x बिलोंग्स z मतलब इंटीजर, x² बराबर 16। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो
5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। x का मान यदि 5 होता तो 5 का स्क्वायर करते तो 25 आता ना, और 25 16 से कम है नहीं, यानी कि पाला तो होगा नहीं। दूसरा 5 का स्क्वायर, x का मान यदि 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं। तीसरा देखिए, यदि हम x का मान 5 रखते हैं और इंटीजर है, सही बात है, -5 है तो इंटीजर भी है, और x का मान यदि 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, -5 रखते हैं, -5 का स्क्वायर 25 है, तो हमको समझ में आ रहा है कि इसका लेना देना इससे है। 1 2 3 6 9 8 ये तो लग रहा है फैक्टर है, तो यही वाला x नेचुरल नंबर है, x इज अ फैक्टर ऑफ 18, ये 18 का फैक्टर इससे हो जाएगा। देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो कुछ भी रखिए x का मान -3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 16, मतलब ये इससे है। -2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 16। 1 रखिए 1 का स्क्वायर, एक तो z है, z मतलब पूर्णांक है, सही बात है, पूर्णांक मतलब नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, इंटीजर हो, तो ये आ गया। प्रिंसिपल ये तो दिख रहा है साफ साफ कि ये लेटर है सब, p प्रिंसिपल में p आर आई, और एक जो बचा, कौन बचा आपका, ये x स्क्वायर इक्वल टू एक्स। 1 का स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान सा था। तो ये हुआ आपका बेसिक पहला एक्सरसाइज। यदि आप एनसीईआरटी बनाइए या फिर आप किसी भी बुक से बनाइए, RS अग्रवाल बनाइए या फिर किसी भी बुक से बनाइए, तो आपको ये वाला से यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या और हमको सीखना है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए कुछ टर्म है वो टर्म में लिख दे रहा हूं ताकि उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला है नल सेट या फिर वॉइड सेट। दूसरा आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तीसरा आपका इक्वल सेट्स। देखिए ध्यान समझते हैं। देखिए पहला बोलता है नल सेट या वॉइड सेट। नल सेट, नल का मतलब कुछ नहीं। यदि ऐसा कोई सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको कहते हैं नल सेट। यानी कि बोल सकते हैं द सेट्स विच contain जीरो एलिमेंट और नो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट हो या फिर कोई एलिमेंट नहीं हो, तब हम बोल सकते हैं उसको कि वो क्या है, नल सेट है या फिर वॉइड सेट है। जैसे कि मान लीजिए बोल दे कि लिखिए ये कोई सेट है, बोलता है x है, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 है। मान लीजिए ये कोई सेट है। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -2। तो यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यदि 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 4 5, 0 कभी होगा नहीं। तो यहाँ पे x का कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, इसको नल सेट कह सकते हैं। नहीं आया समझ में, छोड़िए एक और एग्जांपल लेते हैं। बोले x कोई नंबर है जो 3 से तो बड़ा है, 3 से क्या है, वो बड़ा है, लेकिन x 2 से छोटा है। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 3 से बड़ा हो, 3 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो? ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। इसको हम तब बोलेंगे नल सेट या फिर वॉइड सेट।
मतलब इसमें कोई ए में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 3 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा 4 5 6, तो 4 5 6 2 से कभी छोटा होगा नहीं ना, तो ये नल सेट हुआ या फिर वॉइड सेट हुआ। दूसरा आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। दूसरा क्या हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सके, गिन सके जिसको, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। मतलब जो फिक्स है, उसका लेंथ फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और एक हो गया इनफाइनाइट सेट जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिन नहीं सके। मान लीजिए बोल दे कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से जो नेचुरल नंबर है इसको तो हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से कि 1 होगा, 2 होगा से लेकर 9 तक होगा। लेकिन बोल दे कि नेचुरल नंबर, सिर्फ बोल दे, क्या बोल दे, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो सिर्फ नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर सिर्फ इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट सेट में। दूसरा एग्जांपल समझिए फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट में बोल सकते हैं कि ऑल डे ऑफ ए वीक, किसी भी सप्ताह का सारा दिन, सही है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये आ गया आपका फाइनाइट सेट। या बोल दे कि ऑल लीफ ऑफ ए ट्री, एक पेड़ है उसमें सब पत्ता, तो सब पत्ता काउंटेबल है, उसको आप बैठ के भले टाइम लगे लेकिन आप गिन सकते हैं, मतलब तो फिक्स है। लेकिन बोल दे इसमें कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे कितना पॉइंट होगा, ये लाइन है, इसमें तो हम अनगिनत पॉइंट खींच सकते हैं ना, पता नहीं कितना छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट खींच सकते हैं। तो यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि जो फाइनाइट है मतलब जो गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट मतलब जो गिन नहीं सकते, इसका काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, नल सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट समझ में आ गया वो। तीसरा इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब इक्वल सेट समझते हैं। इक्वल सेट क्या हुआ, इक्वल सेट समझने के लिए दो सेट हमको चाहिए। दो सेट यदि है तब हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल सेट मतलब ध्यान समझिए, इक्वल सेट मतलब टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट को इक्वल हम तभी कह सकते हैं इफ बोथ सेट्स contain सेम एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं बल्कि सेम एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कहने का क्या मतलब कि मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, बी कोई सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट है, उसको इक्वल नहीं कहेंगे। ए में जो 4 एलिमेंट है ना वही बी में भी 4 एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि ए में यदि 1 2 3 4 है और बी में यदि 3 2 1 4 है, तो बात तो वही है ना, किसी भी तरह से लिखे, यही ना चारों इसमें भी है, तो ये हम ए बराबर बी कह सकते हैं। ऐसा नहीं देखना है कि इसमें 4 गो इसमें भी 4 गो है, मान लीजिए इसमें 5 दे दे, 5 दे दे ऊपर में 5 है, नहीं, तब ए बराबर बी नहीं होगा। इक्वल सेट कहने का मतलब है कि तभी इक्वल सेट कह सकते हैं जब दोनों में एलिमेंट का संख्या तो सेम होगा ही। एलिमेंट संख्या ये देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, उसके बाद सारा का सारा एलिमेंट भी सेम होगा, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल सेट है। कोई प्रॉब्लम? चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है विच of the following are example of null set। कौन सा null set का एग्जाम्पल है? नंबर 1 सेट ऑफ odd natural number divisible by 2
दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तीसरा बोल रहा है कि x है सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ये चीज आपको पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए एक एक चीज को। पहला में क्या पूछ रहा था आपका? पहला में पूछ रहा था कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होने वाला नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और ऑड होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 2 3 4 इस तरह हो। और ऑड का मतलब हुआ आपका कि जो ऑड मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं विषम। ऑड मतलब 1 हुआ आपका, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये सब ऑड हुआ। इस चलते जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 जो 2 से कटे? ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, नल सेट है। ये क्या है, नल सेट है। क्यों कि देयर इज नो एनी नंबर विच इज ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 से कटेगा। तो ये एक नल सेट का एग्जांपल है। दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन मतलब सम संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो क्या कोई ऐसा सम अभाज्य संख्या है? यदि हम देखें सम इवन प्राइम नंबर, क्या कोई इवन प्राइम नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी? हाँ है, दो तो सम है और अभाज्य भी है। तो यानी कि इस सेट में एगो एलिमेंट है, इस सेट में एगो एलिमेंट है, जो एलिमेंट क्या है, 2 है। तो इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे। दूसरा देखते हैं x इज ए नेचुरल नंबर। सही बात है, बोल रहा है x प्राकृतिक संख्या है। x लेस देन 5, x का मान 5 से कम होगा। 5 से कम होगा मतलब 4 3 2 इस तरह। और ग्रेटर देन 7 और 7 से ज्यादा होगा। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो एक साथ 5 से भी कम हो और 7 से भी ग्रेटर हो? नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा नल सेट का। तो समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है कि कौन सा नल सेट है, कौन सा नल सेट नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए, विच of the following sets are finite और इनफाइनाइट। बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। दूसरा 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया। 1 2 3 99 100। चलिए देखते हैं इसको। 3 एग्जांपल है, ये तीनों को समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, जिस जो लिमिट हो, मतलब जो इनफाइनाइट तक नहीं जाए। और इनफाइनाइट मतलब जो अनंत तक हो। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए प्राइम नंबर, सॉरी मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर का क्या क्या मंथ हो सकता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक हो सकता है। उससे ज्यादा जा सकता है? नहीं। तो यानी कि इस समझे हम क्या है, ये फाइनाइट है, कोई दिक्कत। दूसरा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रहा है, पता नहीं कहां तक रुकेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट नंबर का। ठीक है। तीसरा देखिए 1 2 3 4 100 फिक्स है, 100 तक रुक गया। तो ये किसका सेट है? आपका फाइनाइट का। तो एकदम सिंपल था, कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल था, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना आपको इन
द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए बराबर बी और नॉट। बताना है कि ए बराबर बी है या नहीं है। बी ए बराबर बी कब होगा? जब दोनों सेम हो, सेम एलिमेंट हो, डी सी बी ए। दूसरा 4 8 12 16 8 4 16 18। एक और ले लेते हैं, ये है आपका 2 4 6 8 10। बी है आपका x सच डेट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ध्यान रखते हैं, अब इसमें बताना है कि a बराबर b है या नहीं। तो a बराबर b कब होगा? जब हम बताएं कि इसमें जो जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट इसमें आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं a बराबर b होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है? a है, b है, c है, d है। क्या इसमें a है? हाँ है। b है? हाँ है। c d उल्टा क्रम मिल गया, लेकिन सारा एलिमेंट इसका इसमें है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं पहला कि a बराबर b होगा, यानी कि ये सेट इक्वल है। दूसरा देखिए, इसमें 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। इसमें देखिए 4 है, 8 है, 12 नहीं है, तो यानी कि दूसरा बोल सकते हैं हम, दूसरा नंबर कि a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं दिया ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो इसको ये भी सेट बिल्डर में, इसको रोस्टर में पॉजिटिव है मतलब धनात्मक, इवन मतलब सम है, 10 से छोटा। सम क्या क्या हो सकता है? 2 4 6 8 10 तक जाएगा। क्या यही है इसमें? इवन मतलब सम संख्या ना, सम इंटीजर। तो सम इंटीजर क्या है? 2 4 6 10 तक में 10 यही है ना। अब देखिए दोनों को, ये दोनों बराबर है, तीसरा नंबर में भी a बराबर b होगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में इसके आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन का आप अच्छे से नोट्स बनाइए। मिलते हैं तब नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ।